आज के टॉपिक में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ टाइम। क्या पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ टाइम। मेजर्स ऑफ टाइम में हम क्या पढ़ेंगे कि हमने देखा था कि एक सेकंड जो 60 सेकंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं आपके पास 60 सेकंड जो है वो बनाते हैं 1 मिनट। कितना बनाते हैं? 1 मिनट। ठीक है। और आपके पास 60 मिनट जो होते हैं वो बनाते हैं आपके पास 1 आवर। कितना बनाते हैं? 1 आवर। और आपके पास 24 आवर जो है वो कहीं ना कहीं 1 डे बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 1 डे बनाते हैं। और 7 डेज जो होते हैं 7 डेज जो होते हैं वो 1 वीक। उसके बाद आपके पास याद रख लेना कि आपके पास 365 डेज होंगे। 365 डेज होंगे तो आपके पास 1 ईयर बनेगा। क्या बनेगा? 1 ईयर बनेगा। एंड 366 डेज होंगे। कितने होंगे? 366 डेज होंगे तो आपके पास 1 लीप ईयर बनेगा। क्या बनेगा? 1 लीप ईयर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास आपके पास 30 डेज होंगे। कितने डेज होंगे? 30 डेज होंगे तो आपके पास 1 मंथ बनेगा। क्या बनेगा? 1 मंथ बनेगा। ठीक है। जब भी आपके पास मंथ आए तो आपने 30 से मल्टीप्लाई करना डेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ना कि 31, ना 29, ना 28। ठीक है जी, 30 फिक्स वैल्यू है इसकी एक मंथ की। सही है। ओके। उसके बाद आपके पास बात करते हैं हमारे पास कि जो एएम होता है हमारा, जो एएम होता है क्या होता है? एएम। एएम को बोलते हैं हम एंटी मेरिडियन। क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियन। आपको पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन ये फुल फॉर्म क्या है एएम की, तो एंटी मेरिडियन होता है। ये क्या होता है? ये टाइम होता है आपके पास कब से? टाइम बिटवीन, ये क्या होता है? टाइम बिटवीन होता है 12 मिडनाइट से, रात के 12 बजे से 12 आफ्टरनून। हाँ जी, नहीं आफ्टरनून नहीं, नून तक। दोपहर के 12 बजे को नून कहते हैं और दोपहर के 12 बजे के बाद आफ्टरनून कहते हैं। ठीक है। तो टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून तक जो आपका टाइम रहेगा उसको आप एएम कहते हो। क्या कहते हो उसको? एएम कहते हो। समझ आ गई है? और पीएम जो होता है, पीएम की मैं बात करूं तो ये होता है पोस्ट मेरिडियन। क्या होता है ये? पोस्ट मेरिडियन। दिख रहा बेटा? पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन ये होता है टाइम। ये क्या होता है आपके पास? टाइम होता है बिटवीन किसके बीच में? ये होता है आपके पास 12 नून टू किसके? 12 नून टू ये 12 नून और किसके बीच में होता है ये? 12 नून एंड लिखेंगे। एंड अच्छा रहता है यहाँ पे। ठीक है। 12 नून एंड 12 मिडनाइट। रात दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो पीएम में गिना जाता है। यहाँ तक समझ आ गई है? तो अब मेरे पास एक और चीज मैं बता दूं आपको कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक चीज सिंपल सी बात है कि आपके पास 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स बना के 1 ईयर बनता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आपके पास याद रख लेना, हमारे पास अगर आप एक चीज बताएंगे कि जैसे कि जनवरी है जे, फरवरी एफ, मार्च एम, अप्रैल ए, मई एम, जून जे, जुलाई जे, अगस्त ए, सितंबर एस, अक्टूबर ओ, नवंबर एन, दिसंबर टी। ठीक है जी। इनमें कितने कितने डेज होते हैं कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, 31, 30, देखो 31। अब हमारी उंगलियों की वजह से आप क्या करें, आपके जो फीस्ट है, फीस्ट बनाओ आप फीस्ट आगे लाओ आगे। ये जो फीस्ट है इस फीस्ट में आपके पास ये जो ऊपर जो आपकी बून आती है फिंगर की, इसमें 31 डेज रहेंगे। जो नीचे आएगा इसमें 30 या फिर 29 या 28 डेज आएंगे। ठीक है। 30 से कम वाले में वैली यानी कि नीचे, और जो ऊपर वाला होगा वो ऊपर 31 डेज होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो मंथ ऊपर आएंगे इन बून्स पे, ऊपर माउंटेन पे, तो उन पे 31 डेज। ज़्यादा 31 होता है ना, तो हाई मतलब ज़्यादा है ना, और 31 भी ज़्यादा, और कम क्या होता है 30, तो नीचे आएगा। जो मंथ नीचे आएगा उनमें 30 या 28 या 29 डेज होंगे। जो मंथ ऊपर आएगा उनमें आपके पास 31 डेज होंगे। समझ आ गई है? चलिए देखें, अब मैं आपको बता दूं कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में या तो 28 डेज
या तो 29 डेज। 28 कब होंगे? जो आपके पास ऐसे ऑर्डिनरी ईयर होता है, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होंगे। लीप ईयर में क्या होगा? 29 डेज होंगे। 31 मार्च में आपके पास 30 31 डेज होंगे, अप्रैल में 30 डेज 30 होंगे, मई में 31 31 होंगे, जून में 30 हो गए, 30 होंगे, जुलाई में भी 31 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 31 होते हैं। सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में भी 31। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक और कंसेप्ट इसमें से मैंने आपको देना है। वो कंसेप्ट क्या है कि आपके पास जब लीप ईयर ऐसे ऑर्डिनरी जो ईयर होता है वो कितने का होता है, ये चीज बहुत जरूरी है। वो ये है कि वो होता है आपके पास 365 डेज, 365 डेज और 6 साल का। समझ आए? मतलब 4 साल में एक दिन बढ़ता है। यस, और वो 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है, क्योंकि 6 4 क्या होता है? 24 आर का मतलब एक दिन हो गया है ना। 24 आर एक दिन बनाता है, तो एक दिन बन गया ना 4 साल के बाद, इसलिए वो 6 आर ऐड होते हैं 4 साल तक, और चौथे साल आपके पास क्या हो जाता है? लीप ईयर आ जाता है, जिसमें मतलब 6 4 24 होता है ना, Yes. इसलिए तो एक दिन एक डे में 24 आवर्स होते हाँ हैं। जी, तो वो हो जाएगा। समझ आ गई ये सबको? चलिए, अब एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें वो एग्जांपल करते हैं। पहले मुझे डस्टर मिल जाए तो फिर देखो। ये वाला लिखने वाली है। हाँ, ये वाला लिख लो। और तो आता है ना आपको? ये मिटा दो सारा। हाँ, ये मिटा दो। ठीक है। एग्जांपल पूछता है, एग्जांपल नंबर 6। ये बोलता है कि आपके पास हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 मंथ्स, मतलब 8 मंथ्स में कितने डेज? 8 मल्टीप्लाइड 30 30 8 3 are 24 107 40 days। सिंपल कैलकुलेशन होगी। एग्जांपल नंबर 7 में पूछता है ये क्या ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम देहरादून एट 5:40 इन द इवनिंग। इवनिंग में चलता है, पीएम में हुई ना। अगर डिपार्चर यानी कि निकलने वाला जो टाइम है, डिपार्चर का मतलब क्या होता है? निकलना। डिपार्चर कब हो रहा है? वो हो रहा है 5:40 इवनिंग मतलब पीएम। समझ आ गई? आगे बोलता है रीच्ड मुंबई नेक्स्ट डे एट 10:55, और मुंबई पहुंचती है, अराइवल, ठीक है। रीच्ड पहुंचती है, रीच्ड मतलब पहुंचना, तो पहुंचती है कब? वो पहुंचती है मुंबई को 10:55 अगले दिन, है ना। अगले दिन पहुंचती है, तो ये शाम को निकली थी, अगले दिन पहुंची तो एम में होगी, हाँ, है ना। ठीक है। अब क्या हुआ? हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द ट्रेन इन दिस जर्नी, कितना टाइम लगा इस सफर में ट्रेन को? तो कुछ नहीं, याद रखना इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है। इसमें से उसको माइनस कर दो। लास्ट वाला टाइम है पहुंचने वाला, उसमें से माइनस करो फर्स्ट टाइम को। तो लास्ट वाला टाइम क्या है? 10:55, यही है। माइनस कर दो 540। माइनस करना आपने 540, लेकिन ये एक चीज याद रखना यहाँ पे, इसमें 12 प्लस करना था ना। जब पीएम से एम जाना है, 1 डे से नेक्स्ट डे जाना है, तो आपने क्या कर देना है? 12 जो प्लस। फर्स्ट वाला ये लास्ट वाला टाइम है उसमें प्लस 12 कर देना। प्लस क्या कर देना इसमें? 12 कर देना। तो इसको कर दो प्लस 12 प्लस 10, 12:00 में 10:55 कर दो, तो 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इधर आ जाओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22:55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपान में 5.44 माइनस करना पड़ेगा 5:40। समझ आई? कर दो माइनस। 5 - 0 करोगे 5, 5 - 4 करोगे 1, 22 में से 5 गया तो 17 बचता है, क्योंकि 12 में से 5 गया 7 और 1 बचेगा। 17 15 तो आपके पास इधर लगा इसको कितना? 17 आवर लगे, ठीक है, और 15 मिनट लगे। कोई डाउट है? इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब है यूनिटरी मेथड। अब कौन सा मेथड पढ़ना हमने? समझ आ गई आपको? यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं है? देखो, बस ये चीज याद रख लेना, एएम से पीएम जाने के लिए आपको, या पीएम से एम जाने के लिए +12 करना पड़ेगा लास्ट वाले टाइम में, फिर उसमें से फर्स्ट वाले टाइम को माइनस कर दो, आपका जो टाइम जर्नी जो है पूरे टाइम का वो निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या है? अब क्या है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में अगर आपकी बात की जाए, मेजरमेंट ऑफ टाइम तो खत्म हो गया ना, ये टॉपिक ही खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है? अब बात करते हैं किसकी? यूनिटरी मेथड, UNITARY, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड की अगर मैं बात करूं, यूनिटरी मेथड में होता क्या है? यूनिटरी मेथड में, इन दिस मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। हमें एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी होती है। कितने आर्टिकल की?
एक चीज की वैल्यू निकालेंगे फॉर द रेफरेंस एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए ग्रुप। एक चीज की हमें वैल्यू पता चल जाए तो उसके बाद जितना मर्जी उतना ग्रुप क्यों ना हो, जितने मर्जी उतने बड़े नंबर्स की तादाद में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस मेथड को आप मेथड ऑफ वन भी कहते हो। इस मेथड को आप क्या कहते हो? आल्सो नोन एज एक क्या पढ़ते हैं? आल्सो नोन एज मेथड ऑफ वन। इसको क्या बोलते हैं आप? मेथड ऑफ वन कहते हो। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होता है? फार्मूला रहता है क्या? वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल is equal to value of given number of articles is equal to value, total value कितने? value of given number of article divided by number of articles, number of articles मीन्स क्या कि एक आर्टिकल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो टोटल कितनी वैल्यू दी गई है कितने आर्टिकल्स की, डिवाइडेड बाई, मतलब फॉर एग्जांपल टोटल वैल्यू दी हुई है आपके पास 1000, ठीक है, और कितने आर्टिकल की है वो? रख लो 10 आर्टिकल्स की है, ठीक है। 1000 रुपए कीमत दी है आपको तो वो ऊपर लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाई आपके पास कितने चीजों की है वो नीचे डिवाइड कर दिया। समझ आ रही है? इस तरह से, ठीक है। ये एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद अगर आपने वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर की अगर आपने वैल्यू निकालनी है, अगर आपने वैल्यू निकालनी है किसकी? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अगर आर्टिकल्स की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो वो होती है वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितनी आपके पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है, टोटल वैल्यू आपके पास जितनी दी हुई है, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, डिवाइडेड बाय, नहीं ये नहीं होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स की आपने वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल आएगा, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल आएगा, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। ये फार्मूला दोबारा लिखता हूं मैं, कंफ्यूज हो गया यहाँ पे मैंने, इधर ना मैंने मतलब यहीं से निकलेगा ना, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल चाहिए ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ, इसको आपको क्या करना है, सिंपल जब आप निकालोगे तो ये होता है वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, ये वाला, ठीक है, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल बाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसकी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये जो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल है वहां से पता चल जाएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 8, ये क्या कहता है? अगर कहता है कि 8 बुक कास्ट 680 रुपीज, अगर एक 8 किताबों की जो कीमत है वो 680 रुपए है, कितनी? क्या कहता है? 8 बुक्स की कीमत जो है वो कितनी है? वो है रुपीज 680 रुपीज, ओके, रुपीज 680। यहां तक क्लियर है? व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ सच 15 बुक्स, कितनी किताबों की? 15 किताबों की निकालनी है आपने। तो मुझे बताइए, अगर आपको 15 बुक्स की कीमत निकालनी है ना, तो इससे पहले आपको 680 रुपीज दी है 8 बुक्स की, इससे आपको 1 बुक की निकल जाएगी। जब आप 680 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, है ना, तो आप लिखोगे 1 बुक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बुक इज इक्वल टू आ जाएगी 680 डिवाइडेड बाई 8। यहां तो कोई परेशानी तो नहीं है? आप इसको कर सकते हो आराम से। कैसे? 8 4 जार 4 2 जार 8, क्योंकि 84 से टेबल से जाता है ना, 1 10 प्लस 4 से डिवाइड हो रही है ऊपर, तो नीचे भी 4 से डिवाइड होता है, तो 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, बचा 2 हो गया 28, 4 7 जार 28, एक 0 साथ में, ठीक है। 2 से भी जा सकता है यार, 2 8 जार 16, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10। तो 1 बुक की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर है? 85 रुपीज के बराबर। समझ आई? आपको ऐसी जैसी कितनी बुक्स की निकालनी है?
15 की। तो 85 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 15 के साथ। ये फार्मूले जो दिए थे ये यहाँ पे आपको अप्लाई होने से पता चल गया क्या फार्मूले ऊपर बता रहा है। ठीक है जी, इतनी ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दो, 15 का टेबल पढ़ दो। 15 5 होता है 75, 7 कैरी, 15 8 120, 120 एंड 7 कितना 127। तो 1275 रुपीज आपके पास 15 बुक्स की कॉस्ट होगी। कोई डाउट है? नहीं है ना? अब एक कंसेप्ट है हमारा, अब हमारा एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है कि आपको वर्क एंड टाइम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में अगर आपके पास क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे तो कितना वर्क, कितने लोग, ठीक है, वर्क एंड टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ज्यादा वर्क है तो ज्यादा टाइम लगेगा, सही है। अगर ज्यादा लोग हैं, वर्क उतना ही है, तो उसके लिए कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो करने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले ज्यादा हैं। बस उसके हिसाब के अनुसार आपने काम करना। देखिए जैसे कि वर्क एंड टाइम की मैं बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब वर्क एंड पर्सन में बात करते हैं, पहली टाइप है इसकी वर्क एंड पर्सन। पहली टाइप क्या है इसकी? वर्क एंड पर्सन। वर्क एंड पर्सन की बात करूंगा तो मेरे पास अगर 10 लोग हैं और काम है मेरे पास, हाँ नहीं ये वाला लिखना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ लिखो, अगर वर्क एंड पर्सन है, ठीक है, तो अगर ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा काम होगा, क्या बोला मैंने, मोर वर्क होगा तो मोर मैन लगेंगे, मतलब मोर वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर मैन। पर्सन को मैन में ले लिया मैंने। हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर वर्क ज्यादा है, इन ऊपर के लिए समझना मोर है, ऊपर के लिए एरो दूंगा तो मोर है। वर्क ज्यादा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आपके पास मैन भी ज्यादा लगेंगे। समझ आई? कोई डाउट नहीं है ना? और इसी तरह से अगर मैन ज्यादा है तो काम भी ज्यादा ही होगा ना, है ना? जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा काम हो जाएगा। सही है कि नहीं? क्लियर है? चलिए दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है आपका टाइम एंड पर्सन का। भाई अगर आपके पास लोग ज्यादा हैं तो टाइम कितना लगेगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/पर्सन। मतलब क्या कहने का क्या है कि अगर आपको कह दूं कि ज्यादा लोग होंगे तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा लोग होंगे तो टाइम कम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ज्यादा है, मैंने क्या बढ़ा दिया, ज्यादा लोग बढ़ा दिए, तो मेरे पास टाइम कैसे हो जाएगा, टाइम मेरे पास कम लगेगा। ठीक है, काम तो 10 दिन का था, है ना। एक आदमी 10 दिन में काम खत्म करने जा रहा था, मैंने क्या किया, 10 आदमी लगा दिए, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए ज्यादा आदमी हो गए तो टाइम कम लग गया। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? आपके पास टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मैन के। समझ आई? इनवर्सली होता है अपान में। ठीक, इसी तरह से मैन जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। किसके? टाइम के। कोई डाउट है? नहीं है ना? यहां तक क्लियर? अब है वर्क एंड टाइम। ठीक, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं ऊपर वाला। ठीक है, चलो देखो, वर्क एंड टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। काम बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ गया। आप बोलोगे कि आपको बोला है कि 1 घंटे में आपने 4 पेज लिखने हैं, ठीक है, ओके जी, 4 पेज लिखने 1 घंटे में। आप बोलोगे हाँ जी सर हम लिख लेंगे। लेकिन वहीं पे मैं बोलूं कि मुझे अब ना 12 पेज चाहिए, तो आप बोलोगे सर टाइम ज्यादा लगेगा। तो काम भी बढ़ गया, तो आपने बोला टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना। इसीलिए जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा टाइम। समझ आ गई कि नहीं? मतलब 3 घंटे लगेंगे ना? हाँ, फिर 3 घंटे लगेंगे। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? तो यहीं पे अगर टाइम ज्यादा है आपके पास
तो आप काम भी ज्यादा कर सकते हो। समझ आई? क्लियर है? और प्राइवेट कंपनीज वाले क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। 9 बजे आपकी ड्यूटी है एज पर शेड्यूल, ठीक है, गवर्नमेंट से, और 4 बजे या 5 बजे आपने क्या करना है, छुट्टी करनी है, ठीक। 4 बजे ही बंद होते हैं दफ्तर, ऑफिस, ठीक। तो 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 दूसरा घंटा, 11 से 12 तीसरा, 12 से 1 चौथा, 1 से 2 पांचवा, 2 से 3 छठा, 3 से 4 सातवां, और 4 से 5 आठवां। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 ना रखो 7 ही घंटे होती है, 5 बजे तक नहीं होता, 4 ही बजे तक, 7 घंटे की ड्यूटी लेते हैं जी गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। अब प्राइवेट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब आप ना मुझे 8 बजे ड्यूटी पे चाहिए, शार्प 8 बजे, बायोमेट्रिक लगाएंगे तो आपकी मतलब पूरा दिन प्रेजेंट होगा। नहीं लगी 8 बजे से पहले, 8 बजे कर 1 मिनट पे लगी तो आपको पूरे दिन मेहनत क्यों नहीं करते, आप कैंसिल हो गए, ठीक। उसके बाद आपकी छुट्टी जाने की टाइम वो उसका कोई पता नहीं। हालांकि ये इनका टाइम होता है कि 8 बजे से लेके 8 बजे तक, बोलते हैं ये जुबानी मुंह जुबानी बोलते हैं कि 8 बजे से लेके 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी, ठीक है, ओके। लेकिन आप वापस जब आओगे ना वहां से वर्क से, आप आओगे कितने बजे, आप आओगे लगभग 10 बजे, 11 बजे, ये 12 बजे भी आ सकते हो। इसका कोई आने का कोई टाइम नहीं, पर जाने का आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। आप पहुंच रहे, काम पे पहुंच रहे चाहिए फिक्स टाइम पे, नहीं पहुंचे तो आपकी अथॉरिटी, आप पूरे दिन मेहनत क्यों नहीं करते। यस बेटा, क्या टाइम में वो कहते हैं कि हमारा टाइम, हमारा काम ज्यादा निकलना चाहिए, हमारा काम ज्यादा निकलना चाहिए, इसलिए वो टाइम को बढ़ा देते हैं। उनको काम निकालना है ना, तो अपना टाइम बढ़ा देते हैं। जितना ज्यादा उनका टाइम लगे, उनके प्राइवेट जो आपके पास एम्प्लॉइज है, जितना ज्यादा वो काम टाइम लगाए उधर काम करने के लिए, उतना ज्यादा उनका टाइम ये काम निकल जाएगा, है ना। उन्होंने क्या किया, ज्यादा टाइम लिया, किनका, एम्प्लॉइज का, उनका वर्क भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है जी। तो यही तो चाहते हैं आपके पास जो कंपनी वाले होते हैं। क्लियर है? चलो, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो गवर्नमेंट है, कोई भी है, तो आपके पास 7 या 8 आवर्स से ज्यादा कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक। सैलरी तो 18, समझ आ गई? ये चीजें हो गई जी आपके पास। अब मैं कह रहा था कि वर्क एंड टाइम हो गया, याद रख लेना। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, अगर एक आदमी जो है एक काम को एक्स डेज पे करता है, फॉर एग्जांपल मैन है, क्या है, एक मैन है, वो किसी काम को एक्स डेज में करता है, कितने डेज में करता है, एक्स डेज में। समझना कंसेप्ट को, अगर एक आदमी एक्स डेज में काम करता है तो उसका एक दिन का काम, तो देयरफॉर 1 डेज वर्क, 1, ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देख लो, देयरफॉर 1 डेज वर्क, एक दिन का काम जो होगा उसका किसके बराबर होगा, वो होगा 1/x के बराबर, ठीक है। समझ आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? और इसी तरह से क्या कहा मैंने कि अगर एक आदमी x दिनों में काम करता है एक काम को, ठीक है, तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। उसी तरह से उसी काम को मतलब अगर करना होगा तो 1/m लगेगा, मतलब ये उल्टा वाइस वर्सा भी चलता है, ये आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि एक और कंसेप्ट है आपका कि अगर एक आदमी है, M1 एक पर्सन है, ठीक है, और वो क्या करता है, W1 वर्क करता है, ठीक है, और D1 डेज में करता है, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, और H1 आवर्स में करता है, ठीक है। समझ आ रही है? एक आदमी एक काम को करेगा, एक दिन में कितने घंटे करेगा, ठीक है, एक दिन में जैसे 7 घंटे 8 घंटे किया तो H1 हो गया, D1 कितना दिन है और कितना वर्क है और कितने आदमी लगे, समझ आ रही है, ये हो गया। वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, M2 मतलब दूसरे लोग हैं, वो दूसरे काम को कर रहे हैं, उनको कितने दिन लगे वो D2 रखेंगे और एक दिन में कितने घंटे वो काम करते हैं, इस तरह से मान के चलेंगे हम। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, आपने सुना होगा, MDH हम सब सच, फार्मूले वो मसाले सारे सच, है ना, ऐसा कुछ है। वो एक बुजुर्ग सा आदमी आता था, पहले एडवर्टीजमेंट में बोलता था, ठीक है, MDH, ठीक है, मसाले भारतीय सब सच, ऐसा ही था कुछ, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली क्या डायलॉग है उसका, पर MDH बोलता था वो। तो MDH क्या है, MDH इज इक्वल टू
MDH और मसाले सब सच। लेकिन इधर क्या होगा, इधर होगा W, इधर भी होगा W। अब क्या, यहाँ पे W1, यहाँ पे W2, यहाँ पे M1 D1 H1, यहाँ पे M2 D2 H2। ठीक है जी, ये फार्मूला याद रखना आपने, सही है। ये फार्मूला निकल जाएगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप अगले क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। अब क्या है, अब अगला जो एक कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो पढ़ते हैं और उसके बाद समाप्ति करते हैं। ठीक है, बोलता है एग्जांपल नंबर 9 एक है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 9 में, ये बोल रहा है कि राज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राज जो है, कोई व्यक्ति है राज नाम का, वो एक काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। एंड रोहन कैन डू इट इन 12 डेज। और उसी काम को रोहन जो है, दूसरा व्यक्ति, वो बोलता है मैं 12 दिन में कर लेता हूं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट बोथ वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो देखो जी, राज जो है, राज बोलता है RAJ, राज जो बोलता है वो बोलता है मैं 20 दिन में काम करूंगा। ठीक है, और ऊपर से रोहन जो है, रोहन कहता है मैं इस काम को 12 दिन में कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यहीं पे अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट पढ़ाया कि अगर कोई किसी की क्षमता जो है किसी काम को करने की 1 दिन की है तो उसका 1 दिन का काम कितना होगा। फॉर एग्जांपल राज की 1 डे वर्क, राज का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क क्या हो जाएगा राज का? वो हो जाएगा 1/20। क्या हो जाएगा? 1/20। और रोहन का भी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा आपके पास? 1/20। समझ? हाँ। 12 था ना उसका, तो 1/12 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो दो, ठीक है, राज प्लस रोहन अगर इकट्ठा मिलके काम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? राज का काम क्या है? 1/20 है, प्लस रोहन का काम क्या है? 1/12 है, 1 दिन का काम। ठीक है, इन दोनों का 1 दिन का काम मिलके काम कितना होगा? वो होगा आपके पास 1/20 प्लस 1/12। जब आप इनको करोगे तो आपको पता है कि 20 और 12 का मुझे एलसीएम करना पड़ेगा, है ना? जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 20, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6। उसके बाद ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 4 5 20, 23 40, 60। तो एलसीएम आया आपका 60। एलसीएम क्या है आपका? 60 आ गया एलसीएम आपका। 60 को जब आप डिवाइड करोगे 20 के साथ आएगा 3। क्या आएगा? 3। 3 1 3 प्लस 20, 60 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 5। 12 5 60 होता है, तो 5 आ गया। 5 1 5, तो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। 8/60 जो है 1 दिन में काम निकलेगा। 1 दिन में काम कितना निकलेगा? 8/60। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे उनको? 1 दिन का काम था ना ये। अब नंबर ऑफ डेज निकालें तो कितने दिन लगेंगे? दोनों को मिलके वो लगेंगे, उसको उल्टा कर दो, 60/8 डेज लगेंगे। 60/8 डेज निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे हम किसमें? मिक्सड जो फ्रैक्शन होती है उसमें कन्वर्ट करके आपके पास नंबर ऑफ डेज का पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे? जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, किसके साथ? 8 के साथ, तो 8 7 क्या होता है? 56। आपके पास रिमाइंडर बचा 4। फार्मूला क्या होता है? कोशेंट कंप्लीट R/D। तो कोशेंट कितना है? 7, रिमाइंडर कितना है? 4, और D कितना है? 8। 4 1 4, 4 2 8, तो 7 कंप्लीट 1/2 डेज लगेंगे, मतलब 7.5 दिन। मतलब 7.5 दिन लगेंगे उनको। समझ आई कि नहीं? पक्का? दोनों मिलकर अगर काम करना शुरू कर दें तो आपके पास 7.5 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, मिटा दे। देखो एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल करेंगे अब हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कल अगली मतलब बाद जो टाइम है उस अगले टाइम में हम डिस्कस करेंगे किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगली वाली, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 10 में ये पूछता है आपको, देखना सुनना जरा मेरे क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है कि इफ 10 men can complete a piece of work in 12 days by working 7 hours a day। कहता 10 आदमी जो हैं एक काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं और एक दिन में 7 घंटे काम करके। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 1 दिन में 7 घंटे काम करते हैं और 12 दिन के लिए काम चलता है उनका, और 10 आदमी थे काम करने वाले, ठीक है। देन एंड इन हाउ मेनी डेज कैन 14
men do the same work by working 6 hours a day. कहता है आप कितने दिन लगेंगे अगर 14 आदमी 10 आदमी की जगह 14 आदमी काम करते हैं और वही काम सेम है और 7 घंटे की जगह 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में. ठीक है जी. तो देखिए इसमें फार्मूला कुछ नहीं है, आपके पास फार्मूला वही है MDH वाला. M1 कितना है, पहले M1 है 10 आदमी. ठीक है. उसके बाद आपके पास वर्क 1 जो W1 वो सेम ही है. ठीक है, वो तो एक ही है. उसके बाद जो आपका डेज है D1 जो है वो 12 डेज लगे हैं और H1 कितना है आपके पास, वो है जी आपके पास 7 आवर. कितना है 7 आवर. समझ आ गई है. उसके बाद बात करते हैं M2 की. किसकी बात करते हैं M2 की. तो दूसरा उसी में उसी काम को दूसरे बंदे कितने करते हैं, 14 बंदे. 14 आगे M2 की वैल्यू. फिर उसने कहा कि आपको W वर्क वही है, तो वर्क वही है तो W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 1 आएगा. ठीक है. उसके बाद क्या कहता है, वर्क वही है तो उसके बाद बोलता है कि D निकालना है, D2 आपको निकालना है और H2 जो है वो आपको बोला गया है कि 7 आवर की जगह 6 आवर है. समझ आ गई है. फार्मूला क्या रहता है इधर, अगर मैं आपको बोलूं तो फार्मूला रहता है हमारे पास M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M1 M2 D2 H2 अपॉन W2. क्या बेटा, हाँ MDH अपॉन W. ठीक. तो क्या हुआ, आपके पास M1 की वैल्यू कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई में D1 की वैल्यू आपके पास 12 है, इनटू H1 की वैल्यू आपके पास 7 है, अपॉन में W इधर भी है सेम और इधर भी सेम है तो कैंसिल कर दो. ठीक है. W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 1 है तो कैंसिल कर दो इसको, इक्वल टू के आर पार इज इक्वल टू इधर चलिए M2 की वैल्यू 14 है, D2 आपको निकालना है, इनटू में H2 की वैल्यू 6 है. सही है. तो देख लो 6 1 जा 6 2 जा 12 7 1 जा 7 2 जा 14 2 1 जा 2 2 1 जा 2. तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 10. तो 10 दिन लगेंगे. अब कितने दिन लगेंगे 10 दिन. तो D2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 10 डेज. बताओ टफ था क्वेश्चन, नहीं, इजी था. बस इसी तरह से इन्हीं कंसेप्ट पे ऊपर आपके पास इनके क्वेश्चन आते हैं. ठीक है जी. थैंक यू सो मच.